नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी ने डीआरडीओ सीनियर एडमिन ऑफिसर के लिए अपना एग्जाम कर दिया है। 9 मार्च को ये वाला पेपर हुआ है। इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस वाले वीडियो हम तीन चार चीजें करेंगे। नंबर वन, कि ये पेपर कैसा था, इसका डिफिकल्टी लेवल कैसा था, इस वाले डिफिकल्टी लेवल के बेस पे कितना कट ऑफ हो सकता है, और अब इस वाले पेपर से हम आगे जो आने वाले पेपर हैं उनसे हम क्या सीख सकते हैं कि यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में क्या हो रहा है। चाहे दोबारा डीआरडीओ का ही पेपर हो या फिर बाकी यूपीएससी के आरटीज भी हैं, ईपीएफओ का, एएलसी, या भी ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट का होने वाला है। तो इन सब एग्जाम्स के लिए इस वाले पेपर से हम लोग क्या समझ सकते हैं, क्या चीजें हो रही हैं। तो विल डिस्कस दैट। सो गाइस, शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले लेट मी शेयर विद यू द पेपर जो कि यूपीएससी ने किया है। एंड दिस इज अवर पेपर जो कि 9 मार्च को हुआ था, यूपीएससी सीनियर एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ वाला। ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट को लेके हम छोटा छोटा कुछ कुछ चीजें देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हर बार की तरह 20 ही सवाल आए हैं। एंड आई थिंक यही एक रिक्रूटमेंट एग्जाम के बारे में इकलौती ऐसी बात है जो कि हमेशा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यूपीएससी हमेशा कुछ कुछ नई खुराफाते करता रहता है। और ये अकेली बात क्या है कि इंग्लिश के हर बार 120 में से 20 ही सवाल आते हैं। अब इन सवालों का अगर आप डिफिकल्टी लेवल देखो या फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखो तो ऑलमोस्ट सेम है। कुछ चीज़ें नई भी हैं। एक जैसे ये वाला टाइप्स है कि आप अगर कुछ लिख रहे हो तो उसमें से कुछ फॉर्मेट में कैसे करोगे, नोटिस कैसे लिखोगे, ये है। लेकिन अगर कुछ पूछा भी है तो वो इजियर नोट पे ही है। तो इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है कि हमें यूपीएससी ने कुछ ऐसा दे दिया है। सिमिलरली एक आरसी का पैसेज भी आया है, अभी थोड़े दिन पहले एक एग्जाम में भी आया था। अदरवाइज यूजुअली आरटी में आरसी नहीं आते थे, पर आरसी आना भी कुछ ऐसा नहीं है कि वो पेपर को डिफिकल्ट बना देता है या कुछ कर देता है। सो इंग्लिश में मोर और लेस हम कहेंगे कि जैसा पेपर आता है वैसा ही ये आ रहा है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम करंट अफेयर या गवर्नमेंट स्कीम्स, इनके जो सवाल आते हैं। ठीक है। सो गाइस, इनमें एक बात हमने जो हम कंसिस्टेंटली देख रहे हैं कि ऑफ कोर्स करंट अफेयर को सारे सवाल तो कोई भी नहीं कर पाएगा। ठीक है। लेकिन तब भी अगर हम अपना ठीक से तैयारी करते हैं और जो मोटा मोटा इवेंट्स होते हैं तो उनसे भी काफी सवाल आते हैं, और एटलीस्ट 50% सवाल हमारे उन मोटा मोटा चीजों से ही ठीक हो जाते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर इस वाले पेपर में भी देखो आप, ध्यानचंद अवार्ड किसको मिला, फीफा वुमेन वर्ल्ड कप का मैस्कोट क्या था वर्ल्ड कप 2023 का, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको मिला, नोबेल प्राइज किसको मिला। अब ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड सवाल है। अगर आपको ये भी नहीं आपको एग्जाम में नहीं कर पाए नोबेल प्राइज, ये देखो आदित्य एल1 मिशन के बारे में, अगर आप ये भी नहीं कर पाए तो इसका मतलब आप करंट अफेयर पढ़ भी नहीं रहे हो। और जो हम आपको काफी कंसाइज करंट अफेयर देते हैं, जो कि आपने हमारी वेबसाइट पे भी कुछ महीनों का पढ़ा हुआ है, अब उसके आगे वाले मंथ्स का तो सब हमने ऑनलाइन पोर्टल पे हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया है। लेकिन अगर जो वेबसाइट पे जो कुछ मंथ्स का जो कंसाइज करंट अफेयर है, और आप उसको यहाँ जाके देख भी सकते हो, लेट मी शेयर दैट विद यू। ठीक है। तो इसमें जो हाई लेवल टू द पॉइंट फैक्चुअल करंट अफेयर हम लोगों ने बना के डाला हुआ है, एंड यू कैन सी इट हेयर। इसमें से सारे सवाल आपके इसमें से कवर हो जा रहे हैं जो यहाँ हम लोगों ने डाला। यू कैन आप किसी महीने का उठा के आप देख देख लीजिए। सो कहने का मतलब ये है कि अगर करंट अफेयर के हम पेपर की बात करेंगे, अगेन जैसा यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम पूछता है, थोड़ा फैक्चुअल टू द पॉइंट, मोटा मोटा इवेंट्स को याद कर लो, मेजर बुक्स है, मेजर टूर्नामेंट है, डिफेंस एक्सरसाइज है, उनसे सवाल आता है। एंड वो इसमें भी फॉलो हुआ है। इसमें भी कोई नई बात ऐसी नहीं है कि जो यूपीएससी ने एकदम पेपर में करके वो डाल दिया है। ठीक है। अब अगर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं, सो ये हमेशा ही हम लोग बोलते आ रहे हैं कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का आरओआई काफी कम है। अगर आप यूपीएससी बैकग्राउंड से आते हैं, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, वो सब लोग हो, फिर तो आप देख सकते हो। अदरवाइज यूपीएससी आरटी से हम लोगों को क्या बोलते हैं कि आप फ्रीडम स्ट्रगल को आप सबसे लो प्रायोरिटी रखिए। पूरा सिलेबस हो जाने के बाद ही इसको आप छूना, अदरवाइज इसके सवाल ठीक करना थोड़ा कठिन होता है यूपीएससी के किसी भी आरटी में, जिस तरह का पेपर आता है। सो अगर कोई इस बैकग्राउंड से नहीं है तो उसको तो हम एडवाइज करते हैं सबसे लास्ट में करंट अफेयर उसको पढ़ना, अदरवाइज नीड नहीं है। ठीक है। अगर कंप्यूटर की बात करूं, ऑफ कोर्स कुछ कुछ सवाल हैं जो अगर नॉर्मल लोगों ने कंप्यूटर किया तो वो उसको शायद उन लोगों को नहीं आएंगे। जैसे कि लॉजिक गेट के ऊपर सवाल है,
या फिर कम्यूटेटिव लॉ लॉ के ऊपर ये वाला सवाल आया हुआ, शायद लोग नहीं पढ़ते नॉर्मल कंप्यूटर की बुक्स में। लेकिन जो प्रेडिक्टेबल एरिया, उससे भी काफी सवाल आए हैं जो कि गलत नहीं होने चाहिए थे। जैसे कि हेक्साडेसिमल नंबर का इक्विवेलेंट पूछा है, एक नेगेटिव नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, वो पूछा है। यहाँ सीपीयू के अंदर मेमोरी रजिस्टर के बारे में पूछा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स के बारे में पूछा है। तो ये तो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। तो सो कहने का मतलब है कि कंप्यूटर में भी कुछ सवाल हैं जो कि शायद लोगों से नहीं होंगे, लेकिन बड़े सारे ऐसे भी हैं कि जिनसे, जो कि तुम्हारे प्रेडिक्टेबल एरिया से जो सवाल आए हैं। सो जनरल साइंस के बारे में भी हम लोग ऐसा ही कह सकते हैं कि जो पैटर्न है कि अप्रोक्सीमेटली 60% जनरल साइंस 10th तक की बुक से आ जाता है, और एक दो सवाल हैं जो 11th 12th की सिलेबस से भी आते हैं, और अब की बार भी सेम ही चीज हुआ है। अब जो एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ का पेपर है, उसमें कुछ मैनेजमेंट के सब्जेक्ट भी आते हैं अपने, एचआर, एफएम, अकाउंटिंग, मार्केटिंग। अगर उनके बारे में बात करें, तो ये पहली बार 2022 में आना शुरू हुआ था। 2022 में जो जुलाई में पेपर हुआ था, जो मिल के एडमिन ऑफिसर ईएसआई का, तो उसमें ये सिलेबस पहली बार निकल के आया था, और अब की बार भी सिलेबस सेम था। लेकिन अगर आप देखो कि जितने भी सवाल हैं एचआर के, या अकाउंटिंग के, या एफएम के, या फिर मार्केटिंग के, या फिर ओबी के, तो बड़े हाई लेवल कीवर्ड से सवाल आते हैं। आपको इसके लिए दोबारा से एमबीए करने का जरूरत नहीं है कि आप डिटेल में उन चीजों के जा रहे हो। मोटा मोटा आपको सारे कीवर्ड पता होने चाहिए, बट उन कीवर्ड का नो, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें डेफिनेशन याद कर लिया, उनके अंदर उनका यूसेज समझ में आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पूछ लिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज डज एप्पल यूज फॉर आईफोन। अब अब गाइज, अब बुक में नहीं लिखा है मार्केटिंग में कि आईफोन की स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है। लेकिन अगर आपने समझा है कि मार्केटिंग की स्कीमिंग और पेनिट्रेशन में क्या फर्क होता है, तो तभी आप इस सवाल को कर पाओगे। अगला भी जो ऊपर है, इफ लीवाइज वांट्स टू गो टू पोटेंशियल कस्टमर, तो कौन सा एडवर्टाइजिंग करना है। तो ये सारे कीवर्ड बड़े ही कॉमन है, किसी भी बुक में आपको मिलेंगे, उसको समझना पड़ेगा। सो कहने का मतलब क्या है, इन चारों के लिए क्या हुआ है कि आपको डीप में नहीं जाना है, मोटा मोटा आपको कीवर्ड करने पर उन कीवर्ड का एप्लीकेशन समझना है, कि उन कीवर्ड का मीनिंग समझना है। उसके लिए थोड़ा चैट जीपीटी का यूज भी आप लोग कर सकते हो। आरटीआई पे आते हैं, तो आरटीआई में 10 सवाल आए हैं। हम हर बार बोलते हैं कि आरटीआई में एक भी सवाल गलत हो गया तो फिर काफी बुरी बात है, उस आदमी को सिलेक्शन एक्सपेक्ट करने का कोई हक नहीं है। लेकिन अब की बार आरटीआई में भी 10 में से 2 सवाल ऐसे थे जो जजमेंट के ऊपर आ गए हैं। अब वो नहीं हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन बाकी 10 में से 8 सवाल लोगों के ठीक होने चाहिए थे, ठीक है। अब एक चीज और नोट करने की है, अब ये ट्रेंड भी बदल रहा है। जैसे एएलसी में भी हर साल एएलसी ईपीएफओ वगैरह होता था, तो सिर्फ एक्ट के तक ही यूपीएससी सीमित रहता था, जो कि 2023 में पेपर हुआ है। लेकिन उसमें भी यूपीएससी ने जजमेंट के अंदर भी जो कोर्ट केसेस होते हैं प्रोमिनेंट, उसके अंदर वहां भी पूछा उसने भर 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 के। और आरटीआई में भी ऐसा हुआ है कि कुछ जजमेंट्स वगैरह उसके अंदर भी उसने कुछ कुछ जाके पूछा है। तो आगे से ध्यान रखना होगा इस बात का, हमें भी और आपको भी, कि जब यूपीएससी किसी भी एक्ट के बारे में पूछेगा किसी भी एग्जाम में, तो उसमें सिर्फ एक्ट तक नहीं रहेंगे, उसके जो प्रोमिनेंट जजमेंट, हर एक्ट के साथ 4 5 जजमेंट होते हैं, वो भी हम लोगों को देखने होंगे। सो गाइज आगे बढ़ते हैं। मैथ्स का अगेन हर बार ही और यूपीएससी का कोई भी एग्जाम है, चाहे वो कोई आरटी है जैसे कि ईपीएफओ का एग्जाम है, एएलसी है, या फिर एडमिन ऑफिसर है, या और कोई भी आरटी का अगर वो एग्जाम है, या सी सेट का एग्जाम है, या फिर आपका सीडीएस का एग्जाम है, तो अगर आप कभी भी मैथ्स पढ़ के जाओगे टिपिकल बैंकिंग एसएससी वाला ये वाला, तो आपके सवाल नहीं होंगे। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पेपर बनता है, और थोड़ा सवालों को थोड़ा सा ना यूपीएससी वाले चेंज कर देते हैं। तो सवाल चेंज करने का इम्पैक्ट क्या होता है कि जो नॉर्मल सवाल हम लोग कर रहे हैं, तो हम फॉर्मूला याद करने की कोशिश करते हैं, और अगर सवाल में यूपीएससी ने हल्का सा ही बदलाव कर दिया, तो एकदम आपको लगता है अरे क्या हो गया, क्योंकि हम तो अपना सेम फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप फॉर्मूला याद करने की बजाय उस सवाल को अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अदरवाइज ये सवाल भी मुश्किल नहीं है। अगर कट ऑफ की बात करें गाइज, तो पहली बात तो कि किसी भी आरटी में कट ऑफ गैस करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ टू रीजंस। नंबर वन, डिफिकल्टी लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। नंबर टू, इस बात पे वेरी करता है कि उस एग्जाम के लिए 10 सीट है या 40 सीट है, उसके कारण वेरी करता रहता है। और वैसे भी एग्जाम हर साल नहीं होते हैं, ठीक है।
पर मोटा मोटा हमारा ऐसा मानना है कि 120 में से अगर किसी ने 55 से कम ठीक किए हैं नेगेटिव के 1/3 हटाने के बाद, तो उसका चांस तो काफी हमें नहीं लगता है। ठीक है। अब जो 60 से 65 के आसपास हमें लगता है कि कुछ होना चाहिए, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल ऑफ कोर्स ज्यादा है। अब डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, हम क्यों ज्यादा बोल रहे हैं कि जो एडमिन ऑफिसर का पेपर 2019 में हुआ है, 18 में हुआ है, 16 में, उन सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर आप इस डिफिकल्टी लेवल को कंपेयर करोगे 2022 वाले से, तो ज्यादा नहीं है, बिल्कुल सेम है, इट्स कंसिस्टेंट। तो यूपीएससी के सारे ही रिक्रूटमेंट एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल पिछले 2-3 साल में बढ़ गया है 2021 के बाद से, इन कंपैरिजन टू कि जो 2019, 20, 18, 15, 16 में उन दिनों तक जो सवाल आते थे। फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हैं? सो वंस अगेन कट ऑफ पे एक मोटा मोटा गैस देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगेन थोड़ा मुश्किल है ऑपरेट करना, लेट मी बी ऑनेस्ट अबाउट दैट, कि 120 में से 60 से 65 सवाल ठीक, अगर किसी को हम नंबर जोड़ने इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर लेना। फ्यूचर के लिए क्या है कि अब फ्यूचर के लिए अगेन थोड़ा आरओआई बेस्ड पढ़ाई करना है। आरओआई बेस्ड मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पढ़ते रहना तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ ऐसे हैं जहां से हायर रिटर्न आता है, जैसे कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग है, कंप्यूटर है, जनरल साइंस है, आरटीआई है, या ये जो अपने मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं, मार्केटिंग, एचआर, ये हाई हाई आरओआई के। कुछ हैं जहां से आरओआई थोड़ा कम आता है, जैसे कि कंप्यूटर, जैसे करंट अफेयर है। कुछ है जिनसे आता ही नहीं है, जैसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है। तो अकॉर्डिंगली आपको अपना प्रिपरेशन करना है, अकॉर्डिंगली आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि पहले मैं हायर आरओआई वाले करूंगा, फिर मिडिल वाले, फिर लोअर। सो यही तरीका है किसी भी आर्टिक का इनफैक्ट। पर इस वाले एग्जाम के लिए ज्यादा ये वाला रेलेवेंट है, क्योंकि सिलेबस में इसमें काफी सारे टॉपिक्स हैं। कुछ लोगों ने हमें रीच आउट किया है कि आंसर की बनाओ या पेपर सोल्व करो, वो सब करो, ये सब है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो जो आपको मुश्किल सवाल लग रहे हैं वो हमें कमेंट्स में डाल दीजिए, हम उसको आंसर कर देंगे। पर सिर्फ ये मत लिखना कि सवाल नंबर 45 है, पूरा सवाल वहां लिख देना, क्योंकि अलग अलग सीरीज का अलग अलग पेपर होता है। तो जो जो आप कठिन लग रहा है, आपको जिसके आंसर की में डाउट आप डाल दो, उनको हम स्पेसिफिकली उन उन सारे सवालों का हम आंसर कर देंगे जो भी आपको डिफिकल्ट डिफिकल्ट लग रहा है। अदरवाइज इस पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसका आंसर आप गूगल पे नहीं ढूंढ पाओगे। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।